अखिल की संगत। सबरस, सन्नाटा, शून्य और एकाकीपन। पिछले 6 महीने में जिंदगी को अगर परिभाषित किया जाए तो शायद इन 3 शब्दों में पूरा जीवन, पूरी दुनिया सिमट कर रह गई है। एक महा आपदा की दहशत में, आतंक में लोग अपने अपने घरों में, कोटरों में सिमटे हुए हैं। इसके बावजूद आज के ज़माने में तकनीक ने जो साधन हमें दिए हैं, उनके कारण दूरियां परस्पर संबंधों की मन से भले ही कितनी भी हों, पर मूल रूप से आप सारी दुनिया से क्षण भर में जुड़ जाते हैं। सोशल मीडिया, तमाम तरह के प्लेटफॉर्म्स जिनके ज़रिए आप कहीं भी, किसी भी कोने में बैठे अपने किसी मित्र, अपनी संतानों, परिवार के सदस्यों के साथ मिल सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। आज स्थिति ये हो गई है कि बहुत सारे परिवारों में नाती पोतों की किलकारियां अब फ़ोन और लैपटॉप पर सुनी जा रही हैं। संदेश भेजना इतना आसान हो गया है कि चुटकी बजाने में भी शायद कुछ ज़्यादा समय लगता है। पर इस आतंक का एक पक्ष ये भी है कि आप अपने परिजनों के संस्कारों में, अंतिम संस्कार तक में सिर्फ वीडियो के माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से ही शामिल हो पा रहे हैं। पिछले दिनों परिवार में एक विवाह था और सारे परिवार के सदस्य वर्चुअल रूप से उस विवाह में शामिल हुए और ऐसे सैकड़ों, लाखों उदाहरण दुनिया भर में हैं। पर भला हो इस तकनीक का कि कम से कम अपने घरों में बंद रहते हुए भी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के संपर्क में हैं। पर जब हम याद करते हैं तो एक ज़माना वो भी था जब कोई खुशी का या गमी का संदेश एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने में हफ्ता भी लग जाता था। ट्रंक कॉल का ज़माना जब था, तब रात रात भर कॉल बुक कराई जाती थी, तब फ़ोन पर संदेश दिए जाते थे। और पत्र लिखने की एक बड़ी परंपरा थी। वो 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, वो 15 पैसे का अंतर्देशीय नीले रंग का या हरे रंग का, वो बहुत बड़ा खजाना होता था। डाकिया जब आकर दरवाज़ा खटखटाया करता था तो लोग भागा करते थे, किसका पत्र आया। और एक तार, टेलीग्राम नाम की एक चीज़ हुआ करती थी जो अक्सर दहशत पैदा करती थी कि अगर टेलीग्राम आया है तो अधिकतर उसमें शोक संदेश हुआ करते थे। पर जब मैं पत्रों की बात कर रहा हूँ तो वो ज़माना अपने आप में बड़ा सुखद था। आज जब हम मुड़कर देखते हैं तो लंबे लंबे पत्र, उन पत्रों में खुशी के संदेश होते थे, उन पत्रों में गमी के संदेश होते थे। जिसे हम मिलेनियम पीढ़ी कह रहे हैं, या 80-90 के दशक के बाद से समझ लीजिए, और 2000 के बाद तो बिल्कुल ही, शायद ये अंदाज़ा ही नहीं होगा कि वो जो पीले रंग का पोस्ट कार्ड अगर किनारे से कटा हुआ आया है तो उसका क्या अर्थ है, और उस पोस्ट कार्ड को डाकिए से अपने हाथ में लेने वाला व्यक्ति क्यों सहम जाया करता था। सफ़ेद छपे हुए पोस्ट कार्ड जिन पर काला बॉर्डर होता था, वो हमेशा शोक की सूचना परिवार में लेकर आते थे। और अगर उस पर लाल कुमकुम से कोई संदेश लिखा है पोस्ट कार्ड पर, या शुभ लाभ लिखा है, तो वो हमेशा बधाई का, किसी शुभ काम का प्रतीक हुआ करता था। और उन पत्रों में तमाम तरह की बातें होती थी। सरहद पर बैठा सिपाही उस मेल बैग का इंतजार किया करता था जिसमें परिवार के पत्र आया करते थे, जिसमें परिवार की सूचनाएं होती थीं। और हमने तमाम फिल्मों में देखा है और तमाम तरह के गीत हमने सुने हैं। डाकिया डाक लाया एक गीत था जिसमें वो डाकिया घर घर चिट्ठियां बांट रहा है, जिसके बोल वो थे, खुशी का संदेशा कहीं कहीं गम साथ लाया। बॉर्डर फिल्म का वो गीत शायद सब लोगों की ज़बान पर होगा, संदेशे आते हैं, संदेशे जाते हैं। वो पत्र जब उन फौजियों के हाथों में पहुंचते थे परिवार के, तो वो उन्हें आंसू भी देते थे, उन्हें खुशी भी देते थे और सारी दुनिया से उनको जोड़ते थे। पत्रों का ये सिलसिला सिर्फ परिवारों तक ही सीमित नहीं था। ये पत्र इतिहास के दस्तावेज भी साबित होते रहे।
जिसमें राजनीतिक स्तर पर पत्रों का आदान प्रदान होता था। आज भी महात्मा गांधी के पत्र, सरदार पटेल के पत्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चिल के पत्र, माउंटबेटन के पत्र, उन पत्रों में उस युग का पूरा इतिहास सिमटा हुआ है। और इस एकांत के काल में जब ऐसा लगा कि इस बात को थोड़ा टटोला जाए और कुछ पत्र देखे जाएं, खासतौर पर ऐसे पत्र जिनमें माता पिता अपनी संतानें जो दूर पढ़ रही हैं या कहीं रह रही हैं, या जैसे स्वाधीनता संग्राम में जब पिता जेल में है और बच्चा कहीं और है, तो कैसे संप्रेषण हो, कैसे संवाद हो। तो उन पत्रों के माध्यम से ही माता पिता और संतान के बीच संवाद होता था। और ऐसे पत्रों का एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये पत्र अपनी बेटी इंदिरा गांधी के नाम लिखे थे जब इंदिरा जी 10 वर्ष की थीं और मसूरी में रहती थीं और जवाहरलाल जी नैनी जेल में बंद थे। जेल से लिखे गए इन पत्रों में एक पिता अपनी बेटी को दुनिया की वो तमाम बातें बता रहा है, दुनिया कैसे बनी, इंसान कैसे बना। और उनको पढ़कर लगता है कि जो आदमी विज्ञान का कोई जानकार नहीं था, कोई इतिहासकार नहीं था, बस उसने अपने जो पढ़ाई की थी, उसकी जो समझ थी, वो उस समझ के माध्यम से अपनी बेटी से जुड़ना चाह रहा है, उसको एक संस्कार देना चाह रहा है। हमने इस पुस्तक का जो हिंदी संस्करण है, पिता के पत्र पुत्री के नाम, उसका पाठ करने की सोची और सौभाग्य से हमारे हाथ जो पुस्तक लगी है वो उसका अनुवाद मुंशी प्रेमचंद जैसे महान लेखक और साहित्यकार ने किया है। जवाहरलाल जी की अधिकतर पुस्तकें इलाहाबाद लॉ जर्नल प्रेस इलाहाबाद से छपी हैं और इस पुस्तक में शुरू में ही जो पुस्तकों का लिखने का तरीका है, पुस्तक किसी को भेंट की जाती है, किसी को समर्पित की जाती है, तो उस पर लिखा हुआ है ये पत्र इंदिरा को लिखे गए थे, इसलिए इन्हें उसी को भेंट करता हूं। ये पत्र क्यों सबके पढ़ने लायक हैं? इनमें कही गई बातें विज्ञान की कसौटी पर आज पुरानी लग सकती हैं, पर अगर हम ध्यान करें कि ये 1929 में पहली बार ये पुस्तक अंग्रेजी में प्रकाशित हुई थी, जिसकी प्रस्तावना में पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं, 3 बरस हुए मैंने ये खत अपनी पुत्री इंदिरा को लिखे थे। वो 10 वर्ष की थी और ये खत उसी के लिए लिखे गए थे, किसी और का ख्याल नहीं था। फिर बाद में बहुत सारे मित्रों ने मुझे राय दी कि मैं इनको छपवाऊं ताकि और लड़के और लड़कियां भी इनको पढ़ें। पत्र अंग्रेजी भाषा में लिखे गए थे, करीब 2 वर्ष हुए अंग्रेजी में छपे भी थे। आशा थी हिंदी में जल्दी निकलेंगे, लेकिन और कामों में फंसा रहा। फिर आगे लिखते हैं, ये खत एकाएक खत्म हो जाते हैं। गर्मी का मौसम खत्म हुआ, इंदिरा पहाड़ से उतर आई। फिर ऐसे खत लिखने का मुझे मौका नहीं मिला। मुझे मालूम नहीं कि लड़के और लड़कियां इन खतों को पसंद करेंगे या नहीं, पर मुझे आशा है कि जो इनको पढ़ेंगे वे इस हमारी दुनिया और उसके रहने वालों को एक बड़ा कुटुंब समझेंगे और जो भिन्न भिन्न देशों के रहने वालों में वैमनस्य और दुश्मनी है वो उनमें नहीं होगी। अंतिम पंक्ति है इस प्रस्तावना की, इन अंग्रेजी पत्रों का हिंदी में अनुवाद श्री प्रेमचंद जी ने किया है और उनका मैं बहुत मशकूर हूं, मतलब बहुत आभारी हूं। यह प्रस्तावना 6 जुलाई 1931 को इलाहाबाद में आनंद भवन में जो उनका निवास था उसमें लिखी गई थी। हमने जब यह तय किया कि इस पुस्तक का धारावाहिक पाठ किया जाए, इसमें जितने भी पत्र हैं उन्हें पढ़ा जाए, तो हमारे मित्र लेखक पत्रकार राजेंद्र भट्ट ने अपनी तरफ से एक पहल की कि इस पूरी पुस्तक में क्या कुछ कहा गया है, शुरुआत में उसका एक सार किया जाए और उसको लोगों को बताया जाए और उसको समझा जाए। तो सबसे पहले हम सुन लेते हैं कि पत्रकार लेखक राजेंद्र भट्ट इस पुस्तक के बारे में, इन पत्रों के बारे में क्या सोचते हैं। 30 चिट्ठियां हैं इस छोटी सी किताब में, जो एक पिता जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद की नैनी जेल से लिखी हैं हिमालय की वादियों में पढ़ रही अपनी 10 साल की बिटिया इंदु को। इतनी छोटी बच्ची को
अपने माता पिता की स्नेह छाँव में, दादा दादी के दुलार के दायरे में होना चाहिए था। लेकिन इंदु तो अकेली है, क्योंकि उसके माता पिता, दादा दादी, पूरा परिवार पराधीन देश को आज़ाद कराने की लड़ाई में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि अक्सर जेल में होते हैं, और बाहर भी हों तो संघर्ष के नए अभियान यानी फिर जेल जाने की तैयारी शुरू होने लगती है। हर पल तनाव और आशंकाओं से भरा है घर का माहौल, और इसीलिए तो बच्ची घर की ममता की छांव से दूर पढ़ाई कर रही है। इंदिरा गांधी ने इस पुस्तक के एक संस्करण की भूमिका में लिखा था कि उनके माता पिता उनके कंपेनियन यानी दोस्त भी थे। तो चुनौती बड़ी है। बड़े सपनों, बड़ी दृष्टि और विराट व्यक्तित्व वाले पिता के लिए 10 साल की अकेली, इकलौती, संवेदनशील बिटिया को दोस्त बनाने की, उसके मन में पढ़ने की दिलचस्पी जगाने की और अपने उदार मानवीय विजन का साझीदार बनाने की। कैसे मन में उतारी जाएं बड़ी बातें सरल शब्दों में, दोस्त बनकर, बिना उपदेश के। इसीलिए तो सरल किस्सागो भाषा है जो बड़े अर्थ देने लगती है, और तरीका है ज्ञात से अज्ञात की ओर, जानी समझी बातों से मन में समा जाने वाली गहरी बातों का सफ़र। शुरू करते हैं पिता उन 2 देशों से जिन्हें इंदु समझती है, भारत और इंग्लैंड। फिर बड़ी बात पर आते हैं कि सारे देशों को समेटती अपनी ये दुनिया इन दोनों देशों से बहुत बड़ी है। पूरी दुनिया को एक रूप में देखना है जहाँ सभी लोग अपने भाई बहन हैं। टुकड़ों में, संकरेपन में देखने की छोटी नहीं, फैलाव में देखने की बड़ी नज़र, और सबको अपना मानने का भाव। पिता फिर बात करते हैं कल्पनाओं की, जी हाँ, जो सभी बच्चे करते हैं, पर नेहरू जोड़ते हैं कि केवल कल्पना से बढ़िया परिकथा तो बन सकती है, पर सच्चाई को समझने के लिए तो तथ्य चाहिए, जांचे परखे तथ्य। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की विवेक की सीख मिल जाती है नन्ही इंदु को हर समझदार फैसले में, जो उसके काम आएगी जीवन भर। पर एकदम रूखा किताबी भी नहीं है अपना शिक्षक। अब वह जाने पहचाने धरती आकाश तक इंदु को ले जाता है। वह बिटिया को प्रकृति की बड़ी किताब पढ़ने को कहता है, उसे खेल सिखाता है, जमीन पर, खुले आसमान के नीचे चीज़ों को ध्यान से देखने का खेल। बताता है कि हिंदी उर्दू की तरह प्रकृति की भी वर्णमाला है, भाषा है, और अगर ठीक से देखा जाए तो पढ़ाई हो जाती है एक दिलचस्प कहानी, एक चट्टान के कंकड़ बनने और फिर समंदर किनारे की रेत का कण बन जाने की कहानी। बस सीखना है उसे ध्यान से देखकर, यानी सही ऑब्जर्वेशन से निष्कर्ष निकालने का मज़ेदार तरीका। और तब सामने आती है नई नई चीज़ों वाली उत्तेजना, उत्साह भरी दुनिया। एकदम जादू जैसी है जिंदगी की किताब की कहानी, चित्रों, कल्पनाओं से भरी। पर ये बाबा का गड़बड़ जादू नहीं है, ये जादू है विवेकपूर्ण और संवेदनशील नज़र और समझ बनाने का। जैसा कि राजेंद्र भट्ट ने कहा कि मूल जो पुस्तक है अंग्रेजी में, उसमें 30 पत्र शामिल किए गए थे, पर जवाहरलाल जी ने स्वयं प्रस्तावना में लिखा है कि मैंने बहुत सारे पत्र लिखे थे, कुछ पत्र अधूरे रह गए। तो हमारे पास जो पुस्तक है उसमें कुल मिलाकर 31 पत्र हैं। उसका पहला जो पत्र है, शीर्षक बहुत दिलचस्प है, संसार पुस्तक है। पिता जवाहरलाल दूर मसूरी में बैठी अपनी पुत्री इंदिरा को लिखते हैं, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूं। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो दुनिया में हैं, छोटी छोटी कथाएं लिखा करो। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान, जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं
ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में मैं बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूं, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी न मिला होगा। ये तो तुम जानती हो कि यह धरती लाखों करोड़ों बरस की पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों के पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों के पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज न थी। आज जब ये दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहां कुछ न था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। तुम इतिहास किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था, किताबें कौन लिखता? तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो? ये तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। ये बड़े मजे की बात होती, क्योंकि हम जो चीज चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, वो कैसे ठीक हो सकती है? लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियां और इस तरह की और भी कितनी ही चीजें, वे किताबें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका ये नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनके हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मजे की बात है। एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। कोई जबान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी, उसकी पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वो तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? ये कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नोकीला होगा। ये गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर ये रोड़ा इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया। अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वो तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वो भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वो किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया।
वहां से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। इस छोटे दरिया से वो बड़े दरिया में, इस बीच में वो दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिस गए और वो चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वो कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वो छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीजों से जो हमारे चारों तरफ हैं हमें और बातें मालूम हो सकती हैं। तो इस पहले पत्र में एक पिता ने अपनी बेटी को यह समझाने की कोशिश की है कि ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, ये अपने आप में एक किताब है। अगर हम अपने आंख, कान और दिमाग को खुला रखें तो इस दुनिया में मौजूद हर चीज, एक छोटा सा रोड़ा, एक छोटा सा पत्थर भी हमें अपनी कहानी सुना सकता है और हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि दुनिया कैसी है, दुनिया में जो चीजें हैं उनका क्या अस्तित्व है। यह था पहला पत्र, पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक से। संसार पुस्तक है। तो ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। सुनते रहिए पिता के पत्र पुत्री के नाम। सब रस में नमस्कार। अखिल की संगत YouTube चैनल पर आप और भी बहुत कुछ सुन सकते हैं।